इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के टर्म 2 में आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके सभी फॉर्मूले एक साथ कवर करेंगे। इसका ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने हर एक फॉर्मूले को इस तरह से समझाया था कि आप इसका क्वेश्चन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक वीडियो मैं आपके लिए इस तरह से बना रहा हूँ कि आपको बस मैं फॉर्मूले बताऊँगा कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो आपने अपने सामने आप देख सकते हैं ये सभी चैप्टर्स हैं जिनके फॉर्मूले हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण की इक्वेशन होती है वो ये है यहाँ पर ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण होता है। द्विघाती सूत्र ये है, तो यहाँ पर इस सूत्र का यूज़ करके हम x का मान ज्ञात करते हैं। अब हम आते हैं विविक्त कर पे। जो यहाँ पर b² - 4ac है इसको हम कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर से हमें पता चलता है कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये 0 से अधिक है या 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होते हैं, और अगर माइनस में है तो जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं। इस प्रकार से अब 0 से अधिक या 0 में भी दो इसके टाइप हैं कि अगर 0 है तो क्या होता है, तो इसके मूल समान होते हैं, और 0 से अधिक है तो मूल असमान होते हैं। इसके अलावा मूल असमान होते हैं जब 0 से अधिक होता है, लेकिन उसमें भी दो कंडीशन होते हैं कि अगर पूर्ण वर्ग है तो मूल परमेय होते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे मान लो कि 4 आ गया या 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसको हल करके। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल अपरमेय होते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग है तो मूल परमेय होते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरमेय होते हैं। अब समांतर श्रेणी है, इसमें हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। समांतर श्रेणी का पहला फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास A1, A2 और A3 ये AP में है तो फिर ये कंडीशन लगती है A2 - A1 = A3 - A2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। nवें पद का फॉर्मूला ये है किसी AP का, जहाँ पे A पहला पद है, n पदों की संख्या और D सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जो A2 में से A1 को माइनस करके आता है। अंत से nवें पद का फॉर्मूला ये है। तो अगर आपको सीरीज में लास्ट से कोई पद बताना है कि अंत से 10वां पद बताओ, तो ये फॉर्मूला है जहाँ पर जो L है ये अंतिम पद है। इसके बाद n पदों के योग के ये दो फॉर्मूले होते हैं। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं अगर D है, A है, N है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास A है और लास्ट पद दिया है और पदों की संख्या दी है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी आप यूज़ करें अगर आपके पास पूरी ये इन्फॉर्मेशन है इस तरह से, ठीक है। तो दोनों ही पदों के n पदों के योग के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर है यदि n पदों के योग का व्यंजक दिया है तो nवां पद क्या है। यानी अगर n पदों के योग का व्यंजक दिया है, तो जैसे मान लो कि Sn दिया है n² + 2n, तो फिर nवां पद निकालने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को, ठीक है। इसके बाद वृत्त है। वृत्त में ये फॉर्मूले हैं। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB जो है वो एक जीवा है, और इसमें OB एक त्रिज्या है, R रेडियस त्रिज्या, और ये जो है एक लंब है। तो इस प्रकार से एक ये समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ये किसी एक बिंदु से हम किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हम डाल सकते हैं, और ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये बराबर होती हैं लंबाई में, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से, और ये सब कंडीशंस आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देखो। इसके बाद अगर बेस आधार हमारे पास एक जैसा, यानी सेम, या तो चाप है और या सेम हमारे पास ये चाप आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये AB ये चाप है, और A से B को आप ऐसे ज्वाइन करें तो ये जीवा होती है। तो अगर सेम जीवा है या सेम चाप है, इस पर कोण बने हैं अगर वृत्त पर, तो वो कोण बराबर होते हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं AB एक चाप है, और अगर आप A से B को ज्वाइन करते हैं तो ये एक जीवा बन जाती है। तो जब जीवा एक समान होती है या चाप एक समान होता है तो इस चाप एक समान चाप या एक समान जीवा से वृत्त पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो AB है ये एक चाप है, और A से B को ज्वाइन करते हैं तो ये एक जीवा बन जाती है। तो एक समान जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगुना होता है। तो अगर मान लो कि ये x है तो ये 2x हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा।
यहाँ पर जो अर्धवृत्त है उस पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो अगर ये व्यास है तो ये कोण 90 डिग्री होता है। कैसे? व्यास से कैसे भी आप कोण बनाओ 90 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 90 है, ये सब 90 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है और उनको संपूरक कहते हैं। तो आप इसको और इसको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा 180 को अंश, और इसको प्लस करेंगे तो 180 अंश आएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है एक अलग तरह से वृत्त को टच कर रहा है बाहर की तरफ से। तो यहाँ पर जो इसकी भुजाएं हैं आमने सामने की, वो केंद्र पर कोण अंतरित करते हैं और उनका योग भी 180 अंश होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसे और इसे जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और इसे और इसे जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो PT है एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पे ये है एक प्रॉपर 90 डिग्री का ये बन रहा है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। PT स्पर्श रेखा की लंबाई है। देखो रचनाएं जो चैप्टर है इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, इसमें रचनाएं हैं। तो एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रचना है उसके मैंने चरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। रचना है कि एक हमारे पास वृत्त है, ये आप वृत्त देख सकते हैं। इस वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं। देखो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है। इसकी रचना कैसे करेंगे यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और आप आराम से समझ सकते हैं कि ये रचना किस प्रकार से हुई है। तो इसको आराम से वीडियो पॉज करके इसको पढ़ो और सिंपल स्टेप्स मैंने लिखे हैं। ओके, अगर आपको डिटेल में इसको देखना है तो जो मैंने इससे पिछला वाला वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे मैंने इसको और डिटेल में बता रखा है। यहाँ पर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो अगेन इसमें कोई ऐसा खास फॉर्मूला है नहीं, जो त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इस प्रकार से कॉस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है। यही 3 फॉर्मूले इसमें लगते हैं, बट इसमें टेक्निक्स लगती हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें किस तरह से किया जा रहा है वो टेक्निक्स हमें फॉलो करनी होती हैं। तो इसमें फॉर्मूले बेसिक हैं, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसमें कुछ शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण ये होता है जब आप ऊपर की तरफ किसी को देख रहे होते हो, और अवनमन कोण होता है जब आप नीचे की तरफ किसी को देख रहे होते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हमारे पास अवनमन कोण होता है तो अल्टीमेटली वो उन्नयन कोण की तरह ही होता है। मतलब अगर हम मान लो कि इस तरह से देखो, मान लीजिए कि ये ज़मीन है और ये एक कोई बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की छत से कोई ज़मीन पर देख रहा है और उसका अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण आप ऐसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसको अवनमन कोण लिखते हैं, लेकिन दैट इज़ रॉन्ग। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण ये होता है, लेकिन ये इसके बराबर हो जाता है यहाँ पर फाइनली। तो वो अल्टीमेटली उन्नयन कोण की तरह ही हो जाता है। ठीक है, और फिर आप जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक फॉर्मूले वो लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने ये बना रखा है, ये एक झील है और इस झील पर एक कोई पेड़ है इसके कोने में लगा हुआ, या एक कोई टावर है, उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई दिख रही है। इसका जो टॉप है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो जो इसके कॉन्सेप्ट वो ये है कि जितना ऊंचा ये टावर होता है उतनी ही नीचे इसकी परछाई होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। ये यहाँ पर मैंने क्या लिया है, जो लड़का देख रहा है उसकी अपनी भी ऊंचाई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसकी अपनी ऊंचाई ये हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसमें घन के ये फॉर्मूले हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ 4a², पार्श्व पृष्ठ यानी केवल दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ यानी दीवारों के साथ ऊपर और नीचे दो सबका, जो सभी 6 फेसेज हैं, सभी 6 फलके हैं उनका। फिर आयतन ये है और विकर्ण ये है। ओके, विकर्ण होता है एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई, ये विकर्ण है। घनाभ, ये घनाभ है। इसका पार्श्व पृष्ठ का फॉर्मूला ये होता है, यानी केवल दीवारों की अगर हम बात करें, पार्श्व पृष्ठ यानी दीवारों का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ होता है इसकी दीवारों के साथ ऊपर नीचे सबका पूरा संपूर्ण पृष्ठ, सबका क्षेत्रफल। आयतन ये है और विकर्ण ये है। अगेन विकर्ण एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई। बेलन के ये फॉर्मूले, वक्र पृष्ठ यानी जो ये गोल वाला हिस्सा है, ये खड़ा वाला, इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर नीचे वाला हिस्सा भी शामिल हो जाता है,
और आयतन इसका फॉर्मूला ये है। शंकु की इसमें तिर्यक ऊंचाई, यानी आप देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए ये एक पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करेगा। तो यहाँ पर L स्क्वायर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इस तरह से ये L हमारा निकल जाता है तिर्यक ऊंचाई। ये वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ के साथ में नीचे का भी एरिया आएगा, तो इसलिए ये हो गया, और आयतन का फॉर्मूला ये है। गोला जो है इसका पृष्ठ, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ हो एक जैसा है, क्योंकि ये पूरा हर तरफ से गोली है, और आयतन का फॉर्मूला ये होता है। खोखला बेलन, ये खोखला है अंदर से, ठीक है, ये हिस्सा जो है इसका खोखला है अंदर से। तो इसका आधार का क्षेत्रफल, अगर आपको केवल आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका ये फॉर्मूला है। कुल वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ इसमें अंदर की तरफ भी है क्योंकि अंदर से खोखला है, और बाहर की तरफ भी है, तो इसका जो कुल वक्र पृष्ठ है इसका फॉर्मूला ये है। ये बाहर का वक्र पृष्ठ, ये अंदर का वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला ये है, तो इसमें वक्र पृष्ठ के साथ में ऊपर नीचे का एरिया भी जुड़ गया है, ऊपर नीचे का क्षेत्रफल, और आयतन का फॉर्मूला ये है। जब हम अर्धगोले की बात करते हैं तो इसमें वक्र पृष्ठ अलग होता है, ये वक्र पृष्ठ है, तो जो गोले का पृष्ठ था उसका हाफ कर देंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठ में ये भी हम जोड़ देंगे, इसलिए ये पाई आर स्क्वायर जुड़ गया है, ये आ गया, और आयतन ये आ जाएगा, ठीक है, पूरे गोले का आयतन का आधा कर देंगे। सांख्यिकी में ये माध्य के फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये है, जब हमारे पास बेसिक आंकड़े दिए होते हैं, ठीक है, 5-7 आंकड़े दिए हैं, उनका माध्य निकालना है। जब हमारे पास बारंबारता बंटन है तो उसके 3 फॉर्मूले हैं। एक ये है जो कि सीधा मेथड है, ये कल्पित माध्य विधि है, और ये पग विचलन विधि है, तो ये 3 इसमें हैं, ठीक है ना। और माध्यिका जो है, कुछ लोग इसको माध्यिका कहते हैं, कुछ लोग इसको माध्यक कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। और इसका फॉर्मूला ये है, तो अगर आपके पास सिंपल बेसिक आंकड़े हैं तो n देखो, n विषम है या सम है, और फिर माध्यिका इस तरह से निकलती है। लेकिन बारंबारता बंटन में ये फॉर्मूला होता है। बहुलक, सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता जो है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, यानी ऐसा प्रेक्षण जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है, वो बहुलक होता है। और जब हमारे पास पूरा वर्गीकृत होता है, यानी ऐसा हमारे पास वर्ग अंतराल होता है इस तरह से, तो फिर हमारे पास इस तरह से ये फॉर्मूला होता है बहुलक का। और फाइनली जो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये माध्यक, बहुलक और माध्य में बताता है कि इन तीनों में क्या संबंध है। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि माध्यक दिया है, माध्य दिया है, बहुलक ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी फॉर्मूले समझ आगे होंगे। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वो वीडियो बहुत आपको यूज़फुल लगेगा, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।